नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आने से पहले एक मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 लाया गया, जो कि 28 सितंबर 1993 को आता है। यहाँ तक बात आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि कैसे ये अधिनियम आता है और मतलब अध्यादेश आता है। इसके बाद हम आज इस वीडियो में अधिनियम की बात शुरू करेंगे। अगर आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लिया है तो आप उसमें देख पाएंगे, और हर अधिनियम शुरू होने से पहले आप पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकालें। उस पीडीएफ में आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है 1994 का अधिनियम संख्यांक 10। वहां से शुरू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मानव अधिकार, मैं लिखूंगा कम, आपको ज्यादा लिखना है, ठीक है। संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें देखिए लिखा है 1994 का संख्यांक क्रमांक 10। 1994 का संख्यांक क्रमांक 10 कहने का मतलब क्या है कि जब ये 1994 में आया पहली बार, ठीक है 1993, लेकिन पारित होते होते पास होते होते 1994 इसका नाम हो गया। तो ये संख्यांक क्रमांक 10 का मतलब ये है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वह 10 तक अपडेट हो चुका है। पहले 1 रहा होगा, फिर संशोधन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां संशोधन, लास्ट संशोधन कब हुआ? 2019 में। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित कर दिया गया। यही है संख्यांक, और ये संख्यांक है 10, यानी 10वां संशोधन 2019 में संशोधित लास्ट टाइम ये हुआ है। इसके बाद इसका संशोधन नहीं हुआ। ठीक, अब इसमें देखिए लिखा है 8 जनवरी 1994। एक डेट लिखा है 8 जनवरी 1994, यानी ये अधिनियम जो कैसे बनता है अधिनियम उसको देख चुके हैं। पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किया होगा? तो राष्ट्रपति ने साइन किया होगा 8 जनवरी 1994 को। ठीक, तो 1994 है, इसीलिए 94 संख्यांक क्रमांक 10, 1994 का अधिनियम संख्यांक क्रमांक 10 है। क्लियर है? इसके नीचे आप देखिए लिखा है कि इसके नीचे उद्देश्य बताया गया। उद्देश्य कि ये अधिनियम क्यों लाया जा रहा है, तो इसके उद्देश्य के विषय में बात की गई है। तो उद्देश्य में आपको बताया है, आपके अधिनियम में लिखा है कि मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए, यानी मानव अधिकार का संरक्षण अच्छे से हो, साथ ही साथ मानव अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन तथा उसके सशक्त और अनुषंगिक विषयों के उपबंध के विषय में ये अधिनियम लाया जा रहा है। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहली बात तो मानव अधिकार का संरक्षण के लिए लाया जा रहा है। यानी मानव अधिकार का संरक्षण हो सके, कैसा? पहले जैसा संरक्षण होता था उससे अच्छे क्वालिटी का, अच्छे से संरक्षण हो सके। दूसरा, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया जाएगा। इसके अलावा मानव अधिकार न्यायालय बनाया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे भी हम लोग, कौन कौन सी धारा में बनेगा उसको भी न्यायालय बनाया जाएगा। 4 पॉइंट मुख्य रूप से हैं। ठीक, मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग, फिर मानव अधिकार न्यायालय का गठन करना के लिए। तो इन सब चीजों का क्या होगा? इन तीनों का क्या होगा? गठन होगा, बनाएंगे, इसी अधिनियम के अंतर्गत बनेगा। साथ ही साथ ये सब चीजें जो हैं, ये जो गठन होगा इसको क्या किया जाएगा?
सशक्त किया जाएगा। सशक्त किया जाएगा मतलब उनको मजबूत स्थिति में रखा जाएगा। और मानव, फिर लिखा है अनुषंगिक और उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध, मतलब अगर हम इस प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स होंगे, तो उसके लिए भी इसमें नियम यानी उपबंध किया जाएगा। या मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कुछ और पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा, उसके लिए भी इसमें उपबंध किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकार का अधिक अच्छे से संरक्षण, मानव अधिकार आयोग की स्थापना, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना, मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करने के लिए, मानव अधिकारों का हनन न हो इसके लिए इन सब जो हम आयोग बनाएंगे चाहे न्यायालय बनाएंगे उनको अधिक सशक्त बनाने और उसको उससे संबंधित कोई और नियम होगा, कोई और विषय होगा तो उस विषय पर भी उपबंध किए करने के लिए अधिनियम लाया गया। अब अगला नंबर पॉइंट आप देखिए जो कि समझिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछ चुका है, तो इसको एक बार आप IMP में लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जिसमें लिखा है देखिए कि भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 44वें वर्ष में हुआ, 43वें वर्ष में, 50वें वर्ष में, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कई बार आप उठा के देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब बस सामान्य से समझिए कि जिस वर्ष का अधिनियम होगा, जैसे ये अधिनियम है 1993 का, 1993 का, इसमें से आप वर्ष घटा दीजिएगा जब हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 1950 में। ठीक, 1950 में लागू हुआ तो यहां पे क्या हो गया? 43 हो गया। बस इसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो हो गया कितना? 44वां वर्ष। अब कोई भी वर्ष का अधिनियम हो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। पहले उस वर्ष में से 1950 घटा के एक ऐड कर देना है। ऐड इसलिए करना है कि जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो 1950 ही एक हो गया। ठीक, फिर 60 तक गया तो 11 हो गया, 70 तक गया तो 21 हो गया, 70 के बाद 80 तक गया तो 31 हो गया, 90 तक गया तो 41 हो गया, फिर 92, 90 के बाद 91, 92, 93 यानी 3 साले और 41 सालों, 41वां साल हो और 30 साले, 3 साले, कितना हो गया? 44 हो गया। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसीलिए इसमें मैंने इसको एक जोड़ दिया क्योंकि 1950 वाला इसमें ऐड नहीं है। अगर आपको इतना भी नहीं करना, बहुत आसान है, ऐड वैड नहीं करना, ऐड आपको समझने की क्या था, तो आप सीधा सीधा 1993 का अधिनियम है तो इसमें 1949 माइनस कर दीजिए। अब 1949 माइनस करेंगे तो 50वां वाला इसी में शामिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 44वें वर्ष। भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। लागू कब होता है अधिनियम? 1993 में। मतलब गणराज्य बनने के कौन से वर्ष में हुआ? तो 44वें वर्ष में होगा, क्योंकि पहला वर्ष तो 1950 अपने आप में ही हो गया। क्लियर है? इस अधिनियम के अंतर्गत हमको कुल जो अध्याय की संख्या पढ़नी है वह अध्याय होगा 8। टोटल 8 अध्याय इसके अंतर्गत पढ़ने हैं और इन 8 अध्यायों के अंतर्गत हमको टोटल जो धाराएं पढ़नी है वो धाराएं 46 है। ध्यान रखने वाली बात है कि इस अधिनियम में किसी प्रकार से कोई अनुसूची नहीं है, अनुसूची की संख्या 0 है। सामान्य तौर पर कोई अधिनियम हम पढ़ते हैं तो उसमें अनुसूची भी दिया होता है, लेकिन इसमें अनुसूची नहीं दिया है, अनुसूची की संख्या 0 है। क्लियर है? तो कोई भी अधिनियम आप उठा के देखें उसमें एक सबसे पहला जो अध्याय होता है उसका नाम होता है प्रारंभिक। उस प्रारंभिक वाले अध्याय में आपको 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं, 2 धाराएं तो होती ही होती। पहला धारा जो होता है वो होता है उसका नाम बताता है, वो कौन कौन से भारत के कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा वो बताता है और किस तिथि से लागू होगा वो भी बताता है। ठीक, तो हमारा ये अधिनियम आता है 8 तारीख को। कहां आया? नहीं लिखा था, कहीं पे लिखा था, 8 जनवरी।
8 जनवरी 1994 को आता है यह अधिनियम, पास होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं कि कौन सा डेट था, 8 जनवरी 1994। ठीक, राष्ट्रपति के साइन की तिथि के रूप में इसको नहीं याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से। दोनों तिथियां एक ही हैं इसके लिए, यानी उसी दिन साइन और उसी दिन प्रकाशन भी होता है। आपसे एक ही डेट पूछेगा कि यह अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ फाइनली, तो आपसे बताएंगे कि 8 जनवरी 1994 को पारित हुआ फाइनली। बस। अब अगले पेज में मैंने जैसा कि बताया कि हमको इसके अंतर्गत 8 अध्याय पढ़ने, 46 धाराएं पढ़नी। इसका मतलब एक अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धाराएं होंगी। अध्याय क्यों नाम दिया जाता है उसको, क्योंकि उस अध्याय में जो बात लिखी रहेगी, अध्याय का जो टॉपिक होगा उसके अंतर्गत जो भी धाराएं होंगी वो उसी टॉपिक से संबंधित धाराएं होंगी। जैसे कि आप पॉलिटी की किताब एक जगह, हिस्ट्री की किताब एक जगह रखते हैं, 3 किताबें हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आप देखते हैं कि पॉलिटी की किताब रखा है, हिंदी वाले में हिंदी देखते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास वाले में इतिहास देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक अध्याय के अंतर्गत जो भी टॉपिक होगा उससे संबंधित ही धाराएं उस अध्याय में होंगी। कोई भी अधिनियम हो, उस अधिनियम का सबसे पहला टॉपिक जो होता है, सबसे पहला जो अध्याय होता है उसको कहा जाता है प्रारंभिक। ठीक, उस अध्याय को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक। तो इसमें भी एक अध्याय है जिसका नाम है प्रारंभिक। एक प्रारंभिक स्टार्ट हो रहा है यहां से अधिनियम। इस अध्याय के अंतर्गत हमको कितनी धाराएं पढ़नी है, तो टोटल 2 धाराएं पढ़नी है, धारा 1 और धारा 2। ठीक, अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं पढ़नी है, 2 धाराएं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 जो कि सामान्य तौर पर संक्षिप्त नाम, इसके अलावा विस्तार और प्रारंभ के विषय में बात करता है। अध्याय 1 किस टॉपिक पर बात करता है, 3 टॉपिक पर। क्या, पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अध्याय दो जो है वो कहता है परिभाषा के विषय में, यानी इस अधिनियम में कुछ शब्दावलियां होंगी, उन शब्दावलियों का क्या मीनिंग होगा। अब आपको लगेगा भाई ये शब्दावली का मीनिंग का मतलब क्या है, तो फिर आपको बता देता हूं। मैं कहता हूं आपको कि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप क्या है, वयस्क हैं। ठीक, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं। इसका मतलब क्या आप पुरुष हैं तो 18 वर्ष की आयु में विवाह कर सकते हैं। भारत की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत, जो शासन व्यवस्था, जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत नहीं। इसका मतलब भले ही आप वयस्क हो गए हैं, मतदाता हो चुके हैं, लेकिन अगर आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि वयस्क वही पुरुष माना जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्ष, महिला वही महिला वयस्क मानी जाएगी जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष। ठीक, तो इसीलिए परिभाषा बताना अति आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बात का या फिर किसी शब्द का अलग परिभाषा हो सकता है, तो दूसरे अधिनियम में उसी शब्द का अलग परिभाषा हो सकता है। तो ये अधिनियम क्या समझता है किसी शब्द को, या क्या समझाना चाहता है आपको, इसीलिए हर शब्द का परिभाषा बताना जरूरी है जो इस अधिनियम में उपयोग हो। क्लियर है। अब मैंने कहा कि संक्षिप्त, अब अध्याय धारा 1 से शुरू कर रहे हैं। धारा 1 जो कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के विषय में बात करता है। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक, अब ये संक्षिप्त नाम क्यों बोलते हैं, संक्षिप्त नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अधिनियम जो है ना वो पूरा है, पूरा जो 48-46 जो धाराएं पढ़नी है आपको, वो पूरा का पूरा ही आपका अधिनियम है। 46 नहीं है, 46 बोला था क्या मैं कहीं, सॉरी 46 नहीं 43 है, गलती से 46 बोल दिया, 43। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 43 धारा है, 46 नहीं। तो
पूरा का पूरा ये जो एक से लेके यानी पॉइंट नंबर 1 जहां पे ऊपर में लिखा है वहां के आखिरी पेज 43 धारा तक जब जाएंगे वो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा अधिनियम। इसीलिए उसके नाम को बताना जरूरी है कि पूरा अधिनियम तो ऐसा नहीं है ना कि ये केवल मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लिखा उतना ही अधिनियम, नहीं, उसमें तो बहुत सारी पूरी चीजें लिखी हुई हैं, तब मिलकर के पूरी हर एक धारा, धारा के अंदर उपधारा, खंड, उपखंड, जो भी चीजें लिखी हुई अध्याय, उस सब को मिला करके हम अधिनियम बोलते हैं ना। तो उस सब मिला जुला जो पूरा खिचड़ी है उसका एक छोटा सा नाम तो होना चाहिए। जैसे आपका नाम रमेश है, क्यों आपका नाम रमेश है? आपका नाम रमेश तो संक्षिप्त नाम है। जब किसी को बताया जाएगा कि रमेश आ रहा है तो समझ जाएगा आप ही के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको बताया जाए कि वो चश्मा लगाता है, बाल घुंघरालू है, तो वो भी तो एक तरीका हो गया बताने का, वो भी एक तरीका है कि आपको बताया जाए आपके बारे में, बताना तो आप ही के बारे में। लेकिन एक छोटा सा नाम रख दिया रमेश, घर वालों ने प्यार से कि इसका नाम रमेश है, रामधन ईश वो रमेश है, तो पता चल गया कि भाई वही आदमी, इसलिए संक्षिप्त नाम बताना आवश्यक। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब दूसरा सवाल उठता है, पहला तो बन गया कि इसका संक्षिप्त नाम क्या हो। विस्तार, विस्तार क्या कहना चाहता है? विस्तार कहना चाहता है कि अधिनियम हम बनाए हैं, ये अधिनियम कहां कहां लागू होगा, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा। हो सकता है कोई अधिनियम जनजाति को लेकर के बनाया जाए तो केवल जनजाति क्षेत्र में लागू होगा, कोई अधिनियम मध्य प्रदेश को लेकर के बनाए संसद, भारतीय संसद, तो केवल भारतीय मध्य प्रदेश में लागू होगा। तो ये अधिनियम कहां कहां लागू होगा, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा, ये बताना चाहता है उसका विस्तार। और ये विस्तार कहता है कि यह भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होगा, सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में लागू होगा। लेकिन एक अपवाद कहता है कि नहीं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह पर यह लागू होगा। लेकिन जब यह अधिनियम बना वो था 8 जनवरी 1994, कोई अधिनियम पूर्ण रूप से पारित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर क्या था, एक अलग स्टेटस रखता था। तो भारत में जो भी नियम कानून लागू होते थे उन नियम कानून को जम्मू कश्मीर की विधानसभा यदि चाहती तो अपने यहां लागू करती और नहीं चाहती तो नहीं करती। यानी एक बार तो संसद से पारित होता, एक बार फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पारित होता। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और विशेष राज्य यही था कि भारत के बनाए हुए अधिनियम, भारतीय संसद के बनाए हुए अधिनियम जम्मू कश्मीर अगर चाहे तो लागू करे या फिर न लागू करे, वो एक बिंदु था धारा 370 के अंतर्गत। अब यही धारा जो है वो हट गया जम्मू कश्मीर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार जो भी अधिनियम बनाए वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं 1993 में ये अधिनियम ड्राफ्ट हो गया, यानी चीजें लिख दी गई, तो यहां पे एक पॉइंट लिख दिया गया कि पूरे भारत में लागू होगा, साथ में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू होगा। तो ये 1993 का लिखा हुआ चीज, तो 1993 का लिखा हुआ चीज तो अभी तक एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं नहीं कहीं इस जम्मू कश्मीर वाले को मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरे भारत में लागू होगा, धारा 370 के हटने के बाद भी, क्योंकि अभी तक लिखा हुआ है, पुरानी किताब है उसमें लिखी हुई है, अब नया एडिशन आएगा तो उसमें बदल के देना पड़ेगा। तो फिर भारत सरकार कहती है कि चलो अब ये तो हट गया है 370, तो 2019 में यही संख्यांक क्रमांक 2019 आपको ये दिखाया था ना 10, यही संख्यांक क्रमांक 10 यानी 2019 में एक संशोधन करती है और ये जो जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट था इसको मिटा देती है। अब वर्तमान में बात करें तो कहां लागू है,
यह सभी क्षेत्र भारत के सभी संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर वाला मामला हट गया। कब हटा? 2019 में। प्रश्न आपसे यहां से पूछ सकता है या फिर पूछेगा या फिर आपको पता होना ही चाहिए। तो 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए, इसका संक्षिप्त नाम और क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा। अब एक तीसरा बिंदु है जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ है, कहता है प्रारंभ। प्रारंभ कहने का मतलब है जब भी कोई अधिनियम बनता है, मान लेते हैं एक अधिनियम बना, फूड सिक्योरिटी को लेकर के अधिनियम बना, ठीक, इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं, नहीं मिटाता हूं, आप लोग कभी रिवाइज कराऊंगा तो। फूड सिक्योरिटी को लेकर के अधिनियम बना। फूड सिक्योरिटी को लेकर के अधिनियम यह बना, केंद्र सरकार ने बनाया कि बोला कि हर परिवार को जो है, परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उन 5 सदस्यों को हम 40 केजी चावल देंगे। भूखा कोई नहीं मरना चाहिए, हर व्यक्ति को चावल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। एक अधिनियम बनाया। मान लेता हूं यह अधिनियम केंद्र सरकार ने पारित कर दिया 1995 में। जब 1995 में इसको पारित किया, केंद्र सरकार ने नहीं, भारतीय संसद ने पारित किया। अब भारतीय संसद ने पारित किया, पारित करने के बाद, भारतीय संसद के पारित करने के बाद जैसे ही पारित हुआ तो अब मान लेता हूं मेरे को 40 किलो चावल नहीं मिल रहा है, तो मैं तो जा सकता हूं गवर्नमेंट के बाद कि भाई आज ही तो पारित किया है और मुझे दे नहीं रहे हो, अभी तुरंत पारित हुआ है, मुझे तुरंत दो। कहां से देगी गवर्नमेंट? उसके लिए तो व्यवस्था बनाना पड़ेगा ना, राशन कार्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, व्यवस्था बनेगा, वो पीडीएस की दुकानें खुलेंगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो दुकानें होती हैं उचित मूल्य की, वो दुकानें खुलेंगी, तब तो आप चावल ले पाएंगे। अब उस सबको व्यवस्था करने में तो एक समय लगेगा, टेंडर निकाला जाएगा, पीडीएस की दुकानें, सब परिवहन की व्यवस्था, ये व्यवस्था, 3 व्यवस्था, 13 व्यवस्था, सब मान लेता हूं इस सब में लग जाता है 3 साल। 1995 में पारित हुआ, यानी सब व्यवस्था करने में लगता है 1998 आ जाता है। जब 1998 आएगा तब फिर ये व्यवस्था चालू होगी। इसका मतलब क्या, 1995 से 1998 के बीच अधिनियम लागू तो रहा लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। तो ऐसी समस्या ना हो, इसको लेकर के क्या करती है, जो अधिनियम बनता है उसमें संसद एक व्यवस्था कर देती है। संसद एक व्यवस्था ये करती है कि ये अधिनियम हम पारित कर दे रहे हैं, पारित करने के बाद केंद्र सरकार को ये अधिकार दे देते हैं कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को किस तिथि से लागू करेगी। ये अधिनियम में ही लिखा होता है। और ये कारण क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि ये 3 साल का गैप जो मैंने आपको बताया एक उदाहरण के माध्यम से, ऐसा ना हो। तो केंद्र सरकार को ही अधिकार दे दिया गया कि वो कैसे लागू करना है, किस तिथि से लागू करना है, वो कर सकती है। तो ये अधिकार हर अधिनियम में सामान्य तौर पर केंद्र सरकार को दिया जाता है। जब कोई नया व्यवस्था बनाने की बात हो, कोई आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, तो लंबा समय केंद्र सरकार लेती है, और अगर कम उसकी बात है तो केंद्र सरकार कम समय लेती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके लिए एक अध्यादेश 28 सितंबर 1993 को ही आ चुका था। इसका मतलब यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो चुकी थी पहले से, मात्र ये जो एक्ट पारित कराना था वो अध्यादेश को पक्का कराने वाली बात थी कि अध्यादेश की आयु तो मात्र 6 महीने है, ये अगर अधिनियम बन जाएगा तो पूरा जीवन भर चलेगा। तो इसको बस पक्का कराने की बात थी। तो इसमें प्रारंभ में बताया गया कि ये जो व्यवस्था है वह 28 सितंबर 1993 से ही लागू मानी जाएगी। ठीक, यानी बैक डेट से लागू मानी जाएगी। सामान्य तौर पर क्या होगा, आगे की तिथि से लागू मानी जाती है, लेकिन ये बैक डेट से लागू मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही अध्यादेश के द्वारा ये हमारे भारत में लागू हो चुका था। क्लियर होगा? तो कभी 8 जनवरी 1994 और 28 सितंबर 1993 में कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रारंभ की तिथि 28 सितंबर 1993 इसीलिए रखी गई क्योंकि सारा मैकेनिज्म, सारा फैसिलिटी, सारी व्यवस्था पहले से सेट हो चुकी थी। क्लियर है? क्लियर।
अब ये तो बात खत्म हो गई यहां तक। अब हम बात करेंगे धारा 2 यानी परिभाषा पर। धारा 2 परिभाषा। धारा 2 परिभाषा, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों की परिभाषा दी गई है, जिसको कि आप लोग नोट करना चाहें तो नोट करिएगा, या फिर एक काम करिएगा, आप अपने आप पास रखिएगा हाइलाइटर। GHTER, हाइलाइटर। हाइलाइटर कैसा होता है वो दिखा दूं क्या? हाइलाइटर दिखा देता हूं आपको। ये एक इस तरीके का सामान मिलता है मार्केट में, आप स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं, हाइलाइटर बोलते हैं इसको। इसमें आप चीजों को मार्क कर सकते हैं, तो परिभाषा को आप लिखने से बेहतर है मार्क कर लीजिएगा, ठीक। इसके अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है, उन परिभाषाओं पर हम लोग बातचीत करते हैं। धारा 2 के अंतर्गत उपधारा 1 है और इसमें विभिन्न परिभाषा बताई गई हैं, जिसमें पहला क नंबर का परिभाषा बताया गया है, आप अपने उसमें देखिए, जो कि लिखा है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल का क्या मीनिंग होगा इस अधिनियम के अंतर्गत? तो सशस्त्र बल का मीनिंग बताता है कि जो नौसेना है, सेना है या वायुसेना है। नौसेना मतलब जो नौका वाली सेना है, जहाज वाली सेना है, पॉइंट वाइज लिखिएगा, उसी में सशस्त्र बल के सामने पॉइंट करके जरूर लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है, लेकिन सशस्त्र बल का नंबर पॉइंट लिखिए, सशस्त्र बल, और उसके सामने पॉइंट करके लिखते जाइए। पहला नौसेना यानी जो जहाज, जल जहाज वाली सेना है वो। दूसरा सामान्य सेना जो थल सेना होती है उसकी बात कर रहा है। या तीसरा वायुसेना। तीनों ही सशस्त्र बल के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन? पहला नौका वाला सेना, दूसरा थल सेना यानी जमीन वाला, और तीसरा वायु सेना। तीनों ही सशस्त्र बल के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार कोई और सशस्त्र बल का गठन करती है, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी वैसे थल सेना के अंतर्गत ही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी हो सकता है, XYZ कुछ भी नया सेना का गठन करती, अंतरिक्ष सेना, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक। भारत की वह सेना जिसके पास शस्त्र होगा, शस्त्र मतलब बंदूक, तीर, कमान, मतलब वो बंदूक जो भी होता, शस्त्र मतलब वही औजार, लड़ने वड़ने वाला, जिसके पास सशस्त्र होगा, भारत सरकार की वह सेना जिसके पास सशस्त्र होगा, शस्त्र होगा, वह सशस्त्र बल के अंतर्गत आएगी। यही कहना चाहता है क नंबर पॉइंट। ख नंबर पॉइंट है। ख नंबर पॉइंट क्या कहता है? ख नंबर पॉइंट कहता है कि अध्यक्ष का मीनिंग क्या है, ठीक। तो अध्यक्ष का मीनिंग सामान्य सा है, अभी हमने देखा यहां पर कि इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनेगा और राज्य मानवाधिकार आयोग बनेगा। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा उसका जो अध्यक्ष होगा उसे हम यहां पर अध्यक्ष के रूप में लेंगे। जहां पर भी अध्यक्ष शब्द की बात आएगी तो यह समझिएगा कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, चाहे वह राष्ट्रीय हो चाहे वो राज्य स्तर का आयोग। ग नंबर पॉइंट देखते हैं। ग नंबर पॉइंट क्या कहते हैं? आयोग का क्या मतलब है? तो जब भी आयोग की बात आएगी, आयोग शब्द कहीं पर हम लोग पढ़ेंगे तो उस आयोग का मीनिंग क्या होगा? आयोग का मीनिंग क्या होगा? तो आयोग का मीनिंग होगा राष्ट्रीय
मानव अधिकार आयोग, यही इसका मीनिंग होगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी आगे हम आयोग बोलूंगा मैं, या फिर ये अधिनियम जब आयोग बोलेगा, तो आप ये समझिएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा कि आयोग दो तरीके के हैं, पहला एक राष्ट्रीय है और एक दूसरा है राज्य स्तर का। तो अगर राज्य स्तर के आयोग की बात की जाएगी तो क्या बोला जाएगा फिर? इसका मतलब अगर इसकी बात की जाएगी राज्य स्तर के आयोग की, तो बताया जाएगा राज्य मानव अधिकार आयोग। जैसे छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, ऐसा नाम अलग से बताया जाएगा। जब अगर नॉर्मल आयोग शब्द का उपयोग किया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ही बात की जा रही है। ठीक, क्लियर है? अब जो घ नंबर पॉइंट बोलने वाला हूं उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। दूसरा है जिसका नाम है मानव अधिकार, यानी मानव अधिकार के क्या क्या मीनिंग होंगे, किसको हम मानव अधिकार के अंतर्गत लाएंगे। तो मानव अधिकार के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखिएगा जिसको बोला जाएगा प्राण, दूसरा पॉइंट लिखिएगा स्वतंत्रता, तीसरा पॉइंट लिखिएगा समानता, और अगला पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा। मतलब मानव अधिकार का मतलब क्या है? प्राण का अधिकार, कोई अनावश्यक तौर पे आपको जान से ना मार दे, आपको अधिकार है अपने प्राण को बचाने का। मतलब बचाने का मतलब सरकार आपको अधिकार दे रही है कि आपका प्राण आपके पास रहेगा, आपको समानता के साथ ट्रीट किया जाए। यहां पर देखिए लिखा है मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार होंगे जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नताओं में संविष्ट भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय। यानी इसमें मानव अधिकार के अंतर्गत प्राण से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित और गरिमा से संबंधित अधिकार होंगे। और ये इसमें कौन कौन से अधिकार होंगे? जैसे समानता से संबंधित, तो राष्ट्रपति और मैं बराबर हूं, उसी की गाड़ी में घूम सकता हूं? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। वही चीज बता रहा हूं। इसमें कौन कौन से अधिकार होंगे? तो सबसे पहला अधिकार तो कहता है कि जो हमारे संविधान के द्वारा हमको दिया गया है मानव अधिकार, मतलब जो अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त, जिसमें जो अधिकार प्राण से, स्वतंत्रता से, समानता से, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है, जो हमें संविधान ने दिया है, वो अधिकार हमारे क्या होंगे? मानव अधिकार के अंतर्गत आएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि भारत सरकार ने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करी है, संधि ने क्या बोलते हैं, प्रारूप पर साइन किया है, जिसको प्रसंविदा बोला मैंने, ड्राफ्ट पर साइन किया है। उसमें जो अधिकार बताए जाएंगे प्रसंविदा मतलब अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, समझौता। तो अंतरराष्ट्रीय कोई समझौता हुआ है, उसमें अगर व्यक्ति के प्राण से, स्वतंत्रता से, समानता से, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित कोई अधिकार दिए गए हैं, तो वो अधिकार भी हमारे मानव अधिकार कहे जाएंगे। क्लियर है? तीसरा, यदि भारत के न्यायालय ने कोई अधिकार भारत के लोगों को दिया है जो कि प्राण, स्वतंत्रता, समानता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है, तो वह अधिकार भी मानव अधिकार ही माना जाएगा। क्लियर है? मानव अधिकार के लिए सबसे अति आवश्यक यही है कि वह अधिकार प्राण, स्वतंत्रता, समानता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित होनी चाहिए
साथ ही साथ उसे या तो भारत के संविधान ने दिया हो या भारत सरकार ने कहीं समझौता किया हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या भारत की न्यायालय ने दिया हो, वे सभी अधिकार मानव अधिकार कहे जाएंगे। शर्त बस यही है कि वह प्राण, स्वतंत्रता, समानता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित होना चाहिए। आपसे बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछेगा, इसी लाइन से ध्यान रखिएगा, 2-3 कथन आपको दे देगा। पहला, मानव अधिकार का वर्णन, मानव अधिकार का वर्णन नहीं, मानव अधिकार क्या है, पहला कथन दे रहा हूं, मानव अधिकार क्या है उसके विषय में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पहला कथन दे दिया। दूसरा कथन दे देगा कि मानव अधिकार के विषय में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में वर्णन किया गया है। क्या दोनों कथन सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दे देगा, मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि प्राण, स्वतंत्रता, समानता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। क्लियर हो जाए। लेकिन यहां के बाद सामान्य तौर पर बच्चे फंस जाएंगे जो सामान्य स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको मुझे बनाना है क्या? हाई लेवल पर, हमेशा सोचने समझने की शक्ति। तो यहां पर ये इफ एंड बट हमको जरूर याद रखना है कि हां, प्राण, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और समानता से संबंधित अधिकार तो मानव अधिकार होंगे, लेकिन उन अधिकारों को कौन देगा? जैसे मैं अपने घर में रहता हूं, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, सब है मेरे घर में। एक छोटा बच्चा है मान लो मेरे घर में, उसको हमने एक अधिकार दिया। 2 बच्चे हैं, एक जो कि 10 साल का है, एक बच्चा जो कि 3 साल का है। 3 साल के लिए बच्चे के लिए छोटा चॉकलेट, 10 साल के बच्चे के लिए बड़ा चॉकलेट। समानता हुआ क्या? नहीं हुआ। समानता से संबंधित है लेकिन समानता नहीं हुआ। क्यों? भाई छोटा बड़ा दे रहे हैं तो नहीं हुआ समानता। तो क्या हमने जो उनको अधिकार दिया, या फिर मैं कहूं कि अगर 10 साल के बच्चे के लिए भी 10 रुपए वाला चॉकलेट, 3 साल के बच्चे के लिए भी 10 रुपए वाला चॉकलेट, हम बराबरी देख रहे हैं, लेकिन क्या वो मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उस घर के लोगों ने उसको यह अधिकार दिया है बच्चे को, तब नहीं आएगा। अधिकार कौन देगा तब मानव अधिकार माना जाएगा? जब भारत का संविधान देगा, या भारत सरकार ने कहीं जाकर के समझौता किया कि हां, हम अपने भारत के लोगों को खाने पीने का अधिकार देंगे, वो प्राण से संबंधित अधिकार के अंतर्गत है, इसलिए खाने पीने का दे रहे हैं, सबको भोजन ये देंगे वो देंगे, तब वो क्या होगा? तब वो मानव अधिकार आएगा। यानी 3 पॉइंट्स आवश्यक तौर पर आपको ध्यान रखने हैं, जिसको याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, आवश्यकता तो नहीं, बस सामान्य से समझिए, सामान्य से समझिए कि हमारा मानव अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया कैसे? तो हमारा भैया 1948 में एक संधि हुआ था, यूएनओ वाला, संयुक्त राष्ट्र महासभा वाला। फिर 1966 में एक संधि नहीं, क्या बोलते, समझौता हुआ था, संधि नहीं, समझौता हुआ था 1948 में। 1966 में एक समझौता हुआ, उसके कारण ही तो ये आया है। पूरा बैकग्राउंड तो आपको याद है, उसके कारण ही तो ये आया। इसका मतलब वो जो समझौता होता है उसमें जो अधिकार दिए जाएंगे, प्राण से संबंधित, समानता से संबंधित, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, वो सारे अधिकार यहां भी माने जाएंगे कि वो मानव अधिकार है। तो पहला पॉइंट तो देख ही लिया। ये तो मतलब प्रसंविदा वाला में तो कोई डाउट नहीं कि अंतरराष्ट्रीय समझौता वाला, पहला पॉइंट भी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था धारा 14, धारा 19, धारा 14 नहीं, अनुच्छेद 14, भारत संविधान की अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। और उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान ने
कहा है कि हम क्या देंगे, लोगों को मानव अधिकार जैसे अधिकार देंगे। उसके वजह से भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा 1993 का, तो वो भी समझ में आ गया कि उसके वजह से भी। बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि अगर भारत की न्यायालय कभी कह दे कि हम ये अधिकार देते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार दिया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो वो भी मानव अधिकार से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन शर्त केवल यही है कि ये तीनों जो अधिकार देते हैं वो अधिकार प्राण, स्वतंत्रता, समानता या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ही होने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब बात करें, घ हो गया, तो अंगा नंबर पॉइंट क्या कहता है? अंगा नंबर पॉइंट मानव अधिकार न्यायालय, इसके विषय में भी पढ़ेंगे कैसे बनता है न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय। अब ये समझिए कि धारा 30 के अंतर्गत जो मानव अधिकार न्यायालय बनेगा वही मानव अधिकार न्यायालय की बात करता है। यानी धारा 30 के अंतर्गत जो भी मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय बनेगा वही मानव अधिकार न्यायालय। जहां पर भी बोलेंगे मानव अधिकार न्यायालय, तो आपको यह समझना है कि धारा 30 के अंतर्गत ये मानव अधिकार न्यायालय बना है। धारा 30 के आगे विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक, अगला एक शब्द आता है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 4 नंबर शब्द अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, सब प्रसंविदा को एक सामान्य तौर पर आप समझिए कि एक तरीके का समझौता है। ठीक, एक तरीके का समझौता है। समझौता मतलब कंप्रोमाइज नहीं, समझौता का मतलब यह है कि क्या बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग जिसको हम एक्सेप्ट करने वाले हैं अपने भारत में, उस टाइप से समझौता। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा क्या होगा, इसमें लिखा है, देखिए कहता है कि प्रसंविदा से मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा अंगीकार की गई प्रसंविदा जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। ठीक, प्रसंविदा का सामान्य सा मतलब ये समझिए कि ये प्रसंविदा 1966 में, और 1966 का भी डेट याद रख सकते हैं, 16 दिसंबर 1966। 16 दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो समझौता पेपर बनाया था, जिसमें कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये समझौता या फिर 1966 वाला जो था वो कैसा था। एक तो नागरिक यानी सिविल के लिए था, और दूसरा था राजनैतिक अधिकार की बात करता है, राजनैतिक नागरिक और राजनैतिक अधिकार की बात करता है, दोनों के विषय। इसी समझौते की बात की जा रही है कि यही समझौता अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि केवल यही समझौता अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा नहीं कही जाएगी, साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार कोई और समझौता करती है, कोई और प्रसंविदा पे साइन करती है, तो वह भी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अंतर्गत आएगी। लेकिन जब केंद्र सरकार कोई आगे कहीं और दूसरे जगह किसी अन्य मानवाधिकार के विषय में कोई और प्रसंविदा पर साइन करेगी, समझौते पर साइन करेगी, तो उसे भविष्य में, अभी तो यही समझा जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर केंद्र सरकार कहीं और साइन करती है, भारत सरकार, तो यह समझा जाएगा कि भविष्य की बात अगर करें तो भविष्य में अगर कोई साइन होता है समझौता पर, तो भविष्य वाला समझौता भी अंतरराष्ट्रीय समझौता प्रसंविदा के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसे राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा। राजपत्र क्या होता है? भारत सरकार का गजट। उस गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा कि हमने यहां समझौता किया है, प्रसंविदा में साइन किया है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो भी इसी के अंतर्गत आ गया। लेकिन शर्त यही है कि वह किससे संबंधित होना चाहिए? मानव अधिकार से संबंधित। क्लियर है? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट कहता है सदस्य।
सदस्य। सदस्य मतलब या तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनेगा जो, उसका सदस्य, या राज्य मानव अधिकार आयोग बनेगा उसका सदस्य, उसको हम सदस्य के रूप में नामित करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने अध्यक्ष के रूप में देखा था कि अध्यक्ष कौन होगा, तो राष्ट्रीय स्तर वाला जो मानव अधिकार आयोग बनेगा उसका अध्यक्ष को हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, राज्य स्तर पर जो बात होगी उसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं। आयोग की बात हमने देखी थी कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ही होगा, तो इसी प्रकार से सदस्य शब्द जब उपयोग करेंगे इस अधिनियम में आगे, तो इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है वो सदस्य, या राज्य स्तर का भी सदस्य हो सकता है। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं जिसमें लिखा है 6 के बाद अगले पेज में चल लेता हूं। ज नंबर पॉइंट लिखिए, देखिए लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ऐसा लिख दीजिए यहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और फिर डैश करके लिखिए 1993 में एक अधिनियम बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में। उसी 1993 के अंतर्गत एक आयोग गठन की बात की गई है, और यही आयोग यहां पर अल्पसंख्यक आयोग नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। जब भी हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो आप यही समझिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो आयोग बना है वही यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। आपसे सवाल यहां से भी पूछ सकता है घुमा के कि यहां पर परिभाषा के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा होगा, यानी किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाएगा। आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 में दे देगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में ही बना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप पे दोनों बना है, 93। फिर नहीं, ये तो 6 ज नहीं था, ये 6 का ही क नंबर पॉइंट था। ठीक, एक्चुअल में क्या है ना, ये वाला पहले शामिल नहीं था इसमें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको 2019 में शामिल किया गया, तो 19 में जब शामिल किया गया तो यहां पर 6 हो गया, 6 के बाद आना चाहिए छ ज आना चाहिए, लेकिन ज के बीच में एक आयोग और बताना है, तो छ क बता दिया। ठीक, यानी 6 का है, इसका मतलब क्या है, 6 के बाद तो प्रॉपर ज आना चाहिए, लेकिन 6 का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कुछ तो हेरा फेरी हुई है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब जोड़ा गया होगा इसमें, 2019 में। ठीक, 2019 में इसका परिभाषा इसमें ऐड किया गया। अब देखते हैं ज नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो इसी प्रकार से एक अधिनियम बना था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, जो कि बना 1992 में। 1992 की धारा 3 के अंतर्गत एक आयोग गठित करने की बात की गई है, तो वो होगा 1992 वाला। ठीक, ये 1993 वाला, इसमें भी धारा 3 है, ध्यान रखिए, धारा 3, ये भी धारा 3। क्या है धारा 3? धारा 3, अरे भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा, वही यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कैसे बना, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। 1992 की धारा 3 में बताया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनना है, तो धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनेगा, इसीलिए धारा 3 बताया है। याद करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो कर लीजिएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा।
ठीक। अब आता है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ज के बाद ज क लिखा है, इसका मतलब ये भी बाद में जुड़ा हुआ। ठीक, ज क, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बाद में जुड़ा होगा। क्या है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। बालक अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक, ये भी बाद में जुड़ा होगा, इसमें पहले नहीं था। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की परिभाषा बताई गई है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, हमको पढ़ना भी है, आपके क्लास में पढ़ेंगे भी आगे। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत, यानी ये राष्ट्रीय बालक आयोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ये बाद में जोड़ा गया। बताया ये कैसे बना, तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया था 2005 में, और इस 2005 का अधिनियम कहता है कि एक राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग बनाना है। किसमें कहता है, इस अधिनियम की धारा 3 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग बनेगा। तो उसी धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग बना, और वही यहां पर राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग माना जाएगा। फिर आ जाओ झ नंबर पॉइंट। झ नंबर पॉइंट क्या कहता है, झ नंबर पॉइंट कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोनों है, और दोनों के विषय में पढ़ेंगे। और एक झ के बाद झ क, यानी ये भी बाद में जोड़ा गया होगा, ध्यान रखिएगा। झ के बाद यहाँ आता, लेकिन ये बीच में आ गया झ क, यानी इसको बाद में जोड़ा गया होगा। क्या है दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये आयोग कैसे हैं, तो कहेंगे आप ये संवैधानिक आयोग है। ये आयोग कैसे हैं, अल्पसंख्यक आयोग, ये कैसे आयोग है, संविधिक आयोग है। संविधिक आयोग मतलब किसी अधिनियम के द्वारा उस आयोग को बनाया गया, तो उसको हम कहेंगे संविधिक आयोग। जिस आयोग के बारे में या फिर जिस संस्था के बारे में उल्लेख होगा हमारे संविधान में, तो उसको हम कहेंगे संवैधानिक आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 338 में। वो कहता है कि, इसको लिख देता हूं, भूल जाएंगे आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका उल्लेख कहां मिलता है, यही संविधान के अनुच्छेद 338 क में। यानी 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग बनाना है, और 338 क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाना है। जब भी जनजाति आयोग की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान द्वारा बना है 338 क के अंतर्गत, और जब हम जाति आयोग की बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, तो आप समझिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत वह बना हुआ है। ठीक, चलिए और पढ़ लेते हैं आयोग के विषय में। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है भैया, 1990 में एक आयोग अधिनियम आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला
आप लोग पूरा लिखिएगा, भूलिएगा मत। आयोग अधिनियम 1990, और 1990 के इस अधिनियम के धारा 3 में उल्लेख किया गया था कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया जाएगा। उसी राष्ट्रीय महिला आयोग की बात यहां पे की जा रही है। ठीक, कैसा आयोग होगा, ये कैसा निकाय होगा पूछेगा तो आप बोलेंगे संविधिक निकाय होगा। संविधिक, कभी पूछेगा क्या विधिक निकाय है तो वहां बोलेंगे विधिक निकाय है। यानी एक अलग से विधि बना के, अलग से कानून बना करके इस निकाय को स्थापित किया गया, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, इस आयोग को बनाया गया, तो आप बोलेंगे विधिक है या संविधिक है, दो शब्द उपयोग करता है, दोनों में आप इसको मानेंगे। संवैधानिक बोलेगा मतलब संविधान में उल्लेख है। अभी तक जितने आयोग वगैरह हम लोग पढ़े हैं सब क्या पढ़े हैं, संविधिक आयोग पढ़े हैं, विधिक आयोग पढ़े हैं, यही सब पढ़े हैं। ठीक, जितने आयोग पढ़े हैं, केवल दो आयोग है, जो जातीय जनजातीय आयोग है और अनुसूचित जाति आयोग, ये केवल संविधान वाले आयोग है, यानी संवैधानिक आयोग, क्योंकि उनका उल्लेख संविधान में किया गया। क्लियर है। अगला नंबर कहता है ट नंबर पॉइंट अधिसूचना। अधिसूचना मतलब केंद्र सरकार जिसको राजपत्र में प्रकाशित करेगी वो अधिसूचना। विहित शब्द का प्रयोग किया गया है ठ नंबर में। विहित मतलब कहीं पर कानून बनाने की बात आएगी तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उसको कहेंगे विहित। फिर ड नंबर पॉइंट में ड नंबर पॉइंट में लिखा गया है लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब है भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 21। लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी समझिए। ठीक, भारतीय दंड संहिता 1860 में जो धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा बताई गई वही लोक सेवक होगा, इसको लिख लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 21, 1860 की धारा 21। इसके अलावा राज्य आयोग की बात करता है। राज्य आयोग जैसे हमने वहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा कि आयोग शब्द का क्या मतलब होगा, तो धारा 3 में जो आयोग गठित होगा उसी को हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलेंगे। उसी प्रकार से राज्य आयोग की बात करेगा तो राज्य आयोग के गठन के बारे में बताया गया। धारा 21 के अंतर्गत जो आयोग बनेगा उसे हम राज्य आयोग कहेंगे। इतनी ही परिभाषा है आपके पास, लेकिन इस परिभाषा से हो सकता है कि प्रश्न घुमा घुमा के पूछे, तो मेरी बातों को बिल्कुल सीरियस लेकर के सुनना है और सीरियस लेकर के पढ़ना है, ध्यान देते हुए। ठीक, अब एक पॉइंट और लिखा है उपधारा 2 इसी के अंतर्गत, कहता है इस अधिनियम के किसी ऐसी विधि के जो जम्मू कश्मीर प्रवृत्त नहीं है प्रतिनिर्देश का उस राज्य से संबंध में यह अर्थ लगाया जाए कि उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के यदि हो तो प्रतिनिर्देश है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि जो इसको संशोधित कर देना चाहिए था लेकिन संशोधित किया नहीं इसमें। ठीक, उपधारा 2 को जैसे अभी हमने देखा परिभाषा, उपधारा 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत हमने ऐसे क ख ग ऐसे पॉइंट अभी हमने देखे एक एक परिभाषा को, यहां से ध्यान होगा। देखिए यहां लिखा है ना धारा 2 की उपधारा 1 के खंड क ख ग ऐसा। वैसे ही अब आगे बढ़े तो यहां पे आता है धारा 2 की उपधारा 2। ठीक, और इसको पढ़ने की आवश्यकता वैसे नहीं है। ये तब की बात थी जब जम्मू कश्मीर अलग से स्टेट हुआ करता था, अलग से उसको स्पेशल प्रोविजन था। तब की स्थिति में बताता है कि अगर वहां पर कोई मानव अधिकार से संबंधित कानून चल रहा है तो ये समझेंगे कि वही कानून वहां लागू हो गया, उसको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न जो पूछेगा उसको फिर से एक बार रिवाइज करा लेते हैं। 2-3 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए ये डेट याद है ना, 8 जनवरी 1994, और एक डेट याद है ना ये 28 सितंबर 1993। 6 माह के अंदर इसको संसद से पास कराना था अध्यादेश को, तो 6 माह के अंदर पास हुआ कि नहीं। सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वैलिडिटी था इसका, लेकिन मार्च से पहले जनवरी में ही ये पारित हो गया पूरा। ठीक, तो 6 महीने के अंदर हो गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्लास को रिवाइज करेंगे। मानो आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल बंद कर लीजिए आंख, और आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं चीजें देखती जाइएगा। सबसे पहला
मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 आता है। संख्यांक 10 कहने का मतलब क्या है कि इसमें 10वां संशोधन हो गया है। लास्ट संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ अंतिम संशोधन। राजपत्र में प्रकाशित कब होता है? 8 जनवरी 1994 को होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति भी सेम डेट याद रखना है। आगे आप बढ़ते हैं तो बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्यों लाया जा रहा है। तो कहता है कि मानव अधिकारों के और अच्छे संरक्षण के लिए हम ये अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, केंद्र सरकार ऐसा बोलती है। पहला नंबर पॉइंट, मानव अधिकारों के और अच्छे संरक्षण के लिए। दूसरा नंबर पॉइंट, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनेगा। तीसरा, राज्य मानव अधिकार आयोग बनेगा। चौथा, मानव अधिकार न्यायालय भी बनेगा। इतना चीज इसमें बनता है। इस उद्देश्य के से ये लाया गया। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में इसे अधिनियमित किया गया, तो बस आपको याद रखना है 1993 है। तो 1993 में से 1949 घटा दीजिएगा, जो उत्तर आएगा वही लिख दीजिएगा। वो भी समझ में ना आए, जोड़ घटा भूल जाइएगा तो 1950 से जोड़ लीजिएगा। 1950 1, 51 2, 52 3 ऐसे करके 93 जब पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे कैसा? 44वां। वो भी बता दिया। पूछेगा रट से मार देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं तो कहता है पहला अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि इसके अंतर्गत अध्याय कितनी है, धाराएं कितनी है। तो हम देखते हैं कि 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हमको पढ़नी है। सबसे पहला धारा कहां आएगा? तो पहले अध्याय में आएगा। पहला अध्याय क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? तो 2 धाराएं हैं। पहली धारा क्या है? उसका संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, और वो प्रारंभ कब से होगा? संक्षिप्त नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। संक्षिप्त नाम के अलावा उसका विस्तार कहां है? तो भारत के सभी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो। लेकिन 2019 में इसका संशोधन कर दिया गया और हटा दिया जम्मू कश्मीर को 370 की वजह से, तो अब पूरे भारत में लागू हो गया। यह प्रारंभ कब से माना जाएगा? वैसे तो अधिनियम जब बनता है उसके किसी आगे की तिथि से माना जाता है प्रारंभ, या फिर शुरू होता है, लेकिन यह प्रारंभ पीछे से हो रहा है। कारण क्या है कि 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश लाया गया था, इस वजह से वहां से चल ही रहा है तो प्रारंभ मान लिया। धारा उपधारा 2 चलते हैं। उपधारा 2 में क्या बताता है? परिभाषा बताता है। सॉरी, उपधारा 2 नहीं, धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषा बताता है। धारा 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत परिभाषाएं देना शुरू करता है। पहला परिभाषा का नंबर परिभाषा पूछता है, कहता है कि सशस्त्र बल का क्या मीनिंग होगा। तो जो भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, सभी सशस्त्र बल के अंतर्गत आएंगे। कोई और सशस्त्र बल जिसके पास शस्त्र हो और केंद्र सरकार का वो बल हो, वो सब सशस्त्र बल होंगे। दूसरा कहता है कि इसके अंतर्गत अध्यक्ष की बात करता है। अध्यक्ष कौन होगा? तो यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा, या फिर राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। फिर कहता है आयोग क्या होगा? तो जहां पर भी आयोग शब्द आएगा वहां पे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। अगला बोलता है मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार क्या है? प्राण से संबंधित हो, स्वतंत्रता से संबंधित हो, समानता से संबंधित हो, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हो। लेकिन ये अधिकार कौन देने वाला है? तो ये अधिकार देने वाला या तो संविधान देगा, या तो प्रसंविधा यानी अंतरराष्ट्रीय समझौता, या भारत का न्यायालय। जो मतलब संविधान, प्रसंविधा या भारत का न्यायालय अधिकार जो देता है, उस अधिकार में कोई अधिकार प्राण से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानव अधिकार इसके अंतर्गत बोलेंगे। अगला नंबर पॉइंट कहता है कि मानव अधिकार न्यायालय क्या होगा? तो मानव अधिकार न्यायालय की धारा 30 के अंतर्गत हम इसका गठन करेंगे, उसको बताया गया। फिर बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा क्या होगी? तो 1966 में जो 16 सितंबर 1966 को जो साइन हुआ था उसके यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने साइन किया था, उसको माना जाएगा। इसके अलावा अगर आगे कोई समझौता भारत सरकार कहीं करती है तो उसको गजट में निकाल देती है, राजपत्र में, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा ही माना जाएगा। फिर आता है 6 नंबर पॉइंट जो कि कहता है सदस्य कौन होगा? तो सदस्य की क्या परिभाषा है? तो सदस्य राज्य आयोग या फिर राष्ट्रीय आयोग, दोनों का सदस्य होगा। अगला नंबर पॉइंट कहता है 6 का क, ये कोई आयोग की बात कर रहा है जिसको लिखना भूल गया था। 6 का क राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, 5 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
क्या है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जो आयोग गठित होगा वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का आयोग होगा, संविधिक आयोग या विधिक आयोग होगा वो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या होगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अंतर्गत जो आयोग बनेगा वही होगा। फिर आगे बोलते हैं राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, तो राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत ये आयोग बना है, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। अनुसूचित जाति आयोग बोलेगा 338 भारतीय संविधान, जनजाति आयोग 338 का भारतीय संविधान। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग बनेगा, वही राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसके अलावा अधिसूचना शब्द यानी राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना, विहित मतलब नियम, लोक सेवक मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत जो लोक सेवक होगा राज्य आयोग, यानी धारा 21 के अंतर्गत राज्य आयोग। बस बहुत आसान है, आप खोल लीजिए, मौज करिए। नमस्कार।